जय हिंद साथियों, मैं आशीष सरोज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ एग्जाम क्लास में। और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इसी पढ़ाई को और मजबूत बनाने के लिए हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं विजय बैच, जिसमें आपको डाउट्स ग्रुप, हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध होगा, जिससे आपकी पढ़ाई और मजबूत हो सके। ये बैच यूपीपी परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है, जिसमें आज से हम शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग में भी हम कैलेंडर से शुरुआत करेंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में भी हम पहला चैप्टर हमारा होगा कैलेंडर का। तो पहला चैप्टर कैलेंडर। अच्छा, कैलेंडर में होता क्या क्या है? पहला वर्ष होता है, उसके बाद फिर माह होता है, फिर सप्ताह और फिर दिन। कैलेंडर में इतना ही होता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम कैलेंडर में जानेंगे। तो पहला क्या होता है? वर्ष। उसके बाद फिर माह होता है, जिसे हम महीने के नाम से जानते हैं। फिर सप्ताह, फिर उसके बाद दिन। कैलेंडर में इतना ही चीज़ होता है। इतने ही चीज़ों के बारे में हमें कैलेंडर में जानना है। तो पहले हम जानेंगे वर्ष के बारे में। तो पहला हमारा है वर्ष। वर्ष भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लीप वर्ष और दूसरा होता है साधारण वर्ष। पहला जो है होता है वो लीप वर्ष। पहला होता है लीप वर्ष। नहीं, पहला साधारण लिख लेते हैं हम। पहला होता है साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्षों में दिनों की संख्या जो होती है वो 365 की होती है, और लीप वर्षों में दिनों की संख्या जो होती है वो 366 की होती है। तो दिनों की संख्या जो होती है साधारण वर्ष में वो 365 दिन। दूसरा होता है लीप वर्ष में दिनों की संख्या जो होती है वो 366 दिन की होती है। तो लीप वर्ष 366 दिन। होता क्या है इसमें? साधारण वर्ष में जो फरवरी होता है, फरवरी वो 28 की होती है, और लीप वर्ष में जो फरवरी होता है वो 29 की होती है। इसी वजह से साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। तो इसमें जो फरवरी होती है, फरवरी वो होता है 28 की। फरवरी में 28 दिन होते हैं कुल, और इसमें लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी में 29 दिनों की होती है। इसी वजह से इसमें एक दिन कम और इसमें एक दिन ज़्यादा होता है। अभी तक हमने जाना है सिर्फ वर्ष। कैलेंडर में होता क्या है? एक तो वर्ष होता है, उसके बाद फिर माह होता है, जिसे हम महीने के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर सप्ताह होता है, फिर उसके बाद दिन होता है। उसके बाद हम क्या पढ़ें? वर्ष में भी हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में जो है दिनों की संख्या वो 365 होती है, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। ये होता है क्योंकि फरवरी 28 की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। अब तक हमने इतना ही जाना। इसके बाद हम जानेंगे साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है, इसके बारे में पता करेंगे। तो इतना तो हो गया होगा, नीचे तो दिखाई नहीं देगा, हम ऊपर लिखेंगे इसे मिटाकर। दूसरा पॉइंट हमारा होगा लीप वर्ष तथा साधारण वर्ष पता करना। लीप वर्ष तथा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष पता करना।
पहला होगा कोई भी वर्ष हो उसमें हम 4 से भाग देकर देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये होगा, वर्ष में हम 4 से भाग देकर देखेंगे, भाग देकर अगर मान लीजिए कोई भी वर्ष है, अगर उसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो साधारण वर्ष होगा, और अगर 4 से भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो लीप वर्ष होगा। जैसे मान लीजिए कोई वर्ष है, इसमें हमारा दूसरा पॉइंट होगा, अगर कोई वर्ष है उसमें हम 4 से भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 बचता है, बराबर शेषफल 0 बचता है तो वो लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा। दूसरा है, ये हो गया लीप वर्ष के बारे में। अब हम साधारण वर्ष के बारे में जानेंगे। अगर हम कोई वर्ष है उसमें 4 से भाग देते हैं और शेषफल 0 नहीं बचता है, 0 नहीं बचता है तो साधारण वर्ष होगा, तो साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, मान लीजिए 2024 है, 2024 ही है। इसमें अगर हम 4 से भाग देखेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल जो है वो 0 आएगा। तो अगर वर्ष में हम 4 से भाग देकर देखते हैं और शेषफल 0 बचता है तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा लीप वर्ष। और मान लीजिए यही 2025 है, 2025, और अगर हम इसमें 4 से भाग देकर देखते हैं तो शेषफल हमारा जो है, शेषफल हमारा जो है वो 1 बच जाएगा, 1। तो यहाँ पर जो है ये साधारण वर्ष होगा। अभी तक हमने ये जाना कि लीप वर्ष तथा साधारण वर्ष हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ वर्षों में ही 4 से भाग देंगे। अगर शेषफल 0 बचता है तो वो लीप वर्ष होगा, और अगर वर्षों में ही हम 4 से भाग देंगे और लीप मतलब शेषफल जो है वो कुछ बचता है, कुछ ना कुछ बचेगा, तो साधारण वर्ष होगा। अभी तक हमने इतना ही जाना है। अब इसके आगे मिटाकर अब हम ऊपर से देखते हैं। मान लीजिए कोई वर्ष है, यह है छोटे से 2015। अब हमें सबसे पहले 4 से भाग देना है, ये पता करने के लिए कि ये वर्ष जो है साधारण है या लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में तो हम 4 से भाग देंगे नहीं क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट हम देख लेंगे। पहला नियम है कि लास्ट के 2 अंकों को हम देख लेते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। पहला नियम ये है। और दूसरा नियम ये कहता है कि अगर लास्ट के 2 अंक 0 हैं तो वो भी संख्या 4 से कट जाएगी। तो पहले हम इसे देखते हैं। हमें भाग किस में देना है, सिर्फ 15 में देना है। इसी 15 में हमें 4 से भाग देना है। तो 4 तिहाई ये जाएगा 3 बार, 3 बचेगा।
तो ये क्या है, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है। और मान लीजिए यहीं पर 2012 है, तो ये इसमें भी हम अगर हम लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो 4 के 12, तो इसमें शेषफल जो है वो 0 बचता है, तो ये लीप वर्ष होगा। ये होगा लीप वर्ष। अभी तक हमने इतना ही जाना है कि वर्षों में हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे पता करेंगे। इसके लिए ये हम 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से पूरा भाग चला जाता है तो लीप वर्ष होता है, और अगर 4 से पूरा भाग नहीं जाता है तो साधारण वर्ष होता है। इसके बाद हम देखेंगे शताब्दी वर्ष। इसके बाद हम शताब्दी वर्षों के बारे में जानेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। अच्छा, शताब्दी वर्ष की परिभाषा क्या होती है? जिसके पीछे 2 जीरो होता है वही शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो परिभाषा हम लिख देते हैं, जिसके पीछे जिनके पीछे 2 जीरो होता है वही शताब्दी वर्ष होते हैं। वही शताब्दी वर्ष होते हैं। लीप वर्ष साधारण वर्ष में अगर वर्षों की बात होती है तो वहाँ हम 4 से भाग देते हैं, लेकिन अगर शताब्दी वर्ष की बात होती है तो वहाँ हम 400 से भाग देकर देखते हैं वो लीप वर्ष है या नहीं है। तो इसमें दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्षों में हम 400 से भाग देकर देखते हैं। 400 से भाग देकर देखेंगे। शताब्दी वर्ष और भागे 400। अगर मान लीजिए भाग जाएगा, भाग जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा। और अगर शताब्दी वर्ष में ही 400 का भाग नहीं जाएगा, मान लीजिए अगर शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जा रहा है तभी वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा। और अगर शताब्दी वर्ष में 400 से भाग नहीं जा रहा है तो लीप वर्ष नहीं होगा। भाग यहाँ पर भाग जो है नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लीप वर्ष नहीं होगा। तो अब यहाँ से हमारा जो सवाल बनता है वो हम इसे यहाँ मिटाकर नीचे ऊपर देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ से मिटाकर। पढ़ रहे थे हम शताब्दी वर्ष। दूसरा पॉइंट था हमारा ये, यहाँ से हमारा ये सवाल बनता है कि निम्न में से, मान लीजिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लीप वर्ष
नहीं है। ए है 1924, बी है 1600, सी है 1900 और डी है इनमें से कोई नहीं। हमें इसमें पता करना है कि लीप वर्ष कौन सा नहीं है। तो वर्ष में हमने सीखा है कि हम पहले 4 से भाग देते हैं, तो हम 4 से पहले इसमें भाग देकर देख लेते हैं। हम इसमें 4 से भाग देखेंगे तो लास्ट का हमें 2 ही डिजिट देखना है, तो 4 छंग 24, तो ये भाग पूरी तरह जा रहा है, तो ये जो है लीप वर्ष है। ये क्या है? लीप वर्ष है। ये तो वर्ष का बात हो गया साधारण, और लीप का। अब यहाँ देखेंगे कि हम ये शताब्दी वर्ष है, तो इसमें हमें 4 से भाग नहीं देना है, इसमें हमें 400 से भाग देना है। 400 से, अगर हम इसमें 400 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा, तो जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 से पूरी तरह भाग जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? लीप वर्ष होगा। इसमें ये भी शताब्दी वर्ष है, इसमें भी हम 400 से भाग देकर देखेंगे। 400 से भाग देकर देखेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1900 400 से नहीं कट रहा है, इसलिए यही जो है लीप वर्ष नहीं होगा। मतलब यही सही है, लीप वर्ष नहीं है, यही हमारा सही होगा। अभी तक हमने जाना है साधारण वर्ष ज्ञात करना और लीप वर्ष ज्ञात करना। वर्ष में अगर हम 4 से भाग देंगे, अगर भाग पूरी तरह से जा रहा है तो लीप वर्ष होगा, और अगर वर्षों में ही हम अगर साधारण 4 से भाग देंगे और वो पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है तो साधारण वर्ष होगा। और इसके बाद हमने जाना शताब्दी वर्ष के बारे में। शताब्दी वर्ष में हम देखते हैं पीछे 2 जीरो होना, अगर पीछे 2 जीरो है तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में 4 से भाग ना देकर हम 400 से भाग देते हैं। तो शताब्दी वर्ष ये था, 400 से भाग दिया तो ये कट गया। अगर 400 से भाग देने पर कट ही जा रहा है तो वो लीप वर्ष है, और अगर शताब्दी वर्ष में ही अगर हम 400 से भाग दे रहे हैं, अगर वो नहीं कट रहा है तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो हमारा एक क्वेश्चन था, हो गया। अब इसके बाद हम आगे जानेंगे। शताब्दी वर्ष पता चल गया, साधारण वर्ष और लीप वर्ष निकालना पता चल गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें और क्वेश्चन बनेगा। सौ वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। तो हम सीधा 100 को 4 से भाग देकर देख लेंगे। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 जीरो उतारेंगे, 4 पंचे 20, ये आया 25। लेकिन हमें इसमें ये भी देखना है कि ये जो 100वां वर्ष है इसमें 2 जीरो हैं, पीछे 2 जीरो है। अगर पीछे 2 जीरो है तो इसका मतलब ये लीप वर्ष में, क्या बोलते हैं उसमें, शताब्दी वर्ष में चला गया। और शताब्दी वर्ष का रूल ये कहता है कि शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग देकर देखेंगे। अगर भाग जाता है तब तो ठीक है, और अगर भाग नहीं जाता है तब वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो 100 को अगर हम 400 से भाग देंगे, 100 को अगर हम 400 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा। अतः ये जो 100वां वर्ष है ये लीप वर्ष नहीं है। 100वां वर्ष एक लीप वर्ष नहीं है। तो अगर हम 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या देखेंगे तो 25 माइनस 1 बराबर 24 ही आएगा। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, 100 वर्ष को पहले हम 4 से भाग देंगे तो हमारा 25 लीप वर्ष आएगा। लेकिन हमें अंत में पता चलता है कि ये जो 100वां वर्ष है ये जो है जो हमारा शताब्दी वर्ष है, और हमने
पीछे पढ़ा था कि शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग देते हैं। तो अगर हम 100वां जो वर्ष है इसे हम 400 से भाग देंगे तो हमारा जो है वो 400 से भाग नहीं जाएगा, अर्थात ये मतलब कि ये शताब्दी वर्ष जो है ये लीप वर्ष नहीं है। तो ये जो 25 आया है हमारा 25 लीप वर्ष, इसमें से हम अगर एक हम घटाएंगे तो 100 वर्षों में हमारा 24 लीप वर्ष आएगा। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा होगा हमारा 200 वर्षों में कितने लीप ईयर्स होंगे, लीप वर्ष होंगे। पहला काम है हमारा 200 को 4 से भाग देना। तो पहले हम देखेंगे 200 को सीधा 200 को 4 से भाग देंगे हम, तो 4 पंचे 20, कितने बार एक जीरो रहेगा तो यहाँ 50 आया। लेकिन हमें ये पता चला कि इसमें जो है 100 है और 200 है, ये दोनों, ये जो 100 है एक 200 है, ये दोनों जो है शताब्दी वर्ष हैं, क्योंकि इनके पीछे डबल जीरो है तो ये शताब्दी वर्ष में आएंगे। और शताब्दी वर्ष में हमने ये बताया था कि शताब्दी वर्ष को हम 4 से भाग ना देकर हम 400 से भाग देंगे। तो इसमें अगर हम 400 से भाग देते हैं दोनों में तो ये भाग नहीं जाता है, अर्थात यहाँ से एक शताब्दी वर्ष, यहाँ से एक शताब्दी वर्ष, ये दोनों लीप वर्ष नहीं है। तो हम 50 माइनस 2 करेंगे, 200 वर्षों में सिर्फ 48 लीप ईयर्स लीप वर्ष ही होंगे। आशा करते हैं इतना समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में भी आया है तो इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसी पर। तो इतना हो गया होगा, अब आगे देख लेते हैं। दो सवाल और देख लेते हैं हम, उसके बाद 1-2 होमवर्क दे देंगे। तीसरा सवाल होगा हमारा, तीसरा होगा कि चलो 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप ईयर लीप वर्ष होंगे। पहला काम है हमारा 4 से भाग देना। तो हम 300 को 400 से भाग देकर देखेंगे। तो 4 सते 28, 2 बचा, 0 उतारे, 4 पंचे 20, खत्म। आया कितना, 75 लीप ईयर्स आया। हमें ऊपर से देखने पर इतना ही पता चला कि इसमें 300 में जो है 75 लीप वर्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम इसके बाद हम शताब्दी वर्ष देखेंगे। तो इसमें 1 से लेकर 300 वर्षों में शताब्दी वर्ष कितने आएंगे, पहले हम ये पता कर लेते हैं। तो पहला शताब्दी वर्ष 100 पर आएगा, दूसरा शताब्दी वर्ष 200 पे आएगा और तीसरा शताब्दी वर्ष 300 पे आएगा। तो हम इस शताब्दी वर्ष को भी 400 से भाग देकर देख लेते हैं कि ये शताब्दी वर्ष हैं, शताब्दी वर्ष जो है लीप ईयर्स हैं या नहीं है। तो इसमें पहला शताब्दी वर्ष आया, शताब्दी वर्ष पहला आया 100, दूसरा शताब्दी वर्ष 200 आया और तीसरा 300 आया। अब हम इन सबको 400 से भाग देकर देखेंगे। तो ये 400 से 100 तो कटेगा नहीं, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ना ये कट रहा है। मतलब 1, 2, 3, ये तीनों जो हैं लीप ईयर्स नहीं हैं। तो 75 माइनस 3 बराबर 72। 300 वर्षों में केवल 72 लीप ईयर्स ही आएंगे। एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद 2 होमवर्क हम दे देंगे। क्वेश्चन है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब हम 400 को, पहला हमारा काम है पहले की तरह ही 400 को हम 4 से भाग देंगे। तो पहला काम है 400 को हम
4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 खत्म, 2 जीरो, 2 जीरो। ऊपर से देखने पर तो हमें यही पता चल रहा है कि 400 में 100 लीप वर्ष हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम शताब्दी वर्ष भी देख लेते हैं। तो इसमें शताब्दी वर्षों की संख्या कितनी है? एक तो 100 है, दूसरा 200 है, तीसरा 300 है, चौथा 400 है, क्योंकि सबके पीछे डबल जीरो है। तो शताब्दी वर्ष हम देखेंगे यहाँ। शताब्दी वर्ष पहला है 100, दूसरा है 200, तीसरा है 300 और चौथा है 400। अब इसे शताब्दी वर्ष को भी हम 400 से भाग देकर देख लेते हैं। तो पहले में अगर हम शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा। दूसरे में भी 400 से तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, तीसरे में भी 400 से ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही चौथे में 400 वर्षों में 4 से भाग देंगे 400 से तो ये चला जाएगा। मतलब इसमें ये पता चला हमें कि ये 3 तो लीप ईयर्स नहीं है, लेकिन ये जो चौथा 400 है ये लीप ईयर्स है, क्योंकि इसमें 400 से भाग सीधा सीधा चला जा रहा है। तो इसमें एक तो है लेकिन ये तीनों नहीं है, तो 3 नहीं है। 100 वर्षों में क्या हुआ? 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, एक ही है। तो ये 100 में से हम 3 निकाल लेंगे, एक तो है एक नहीं निकालना है, 3 निकाल लेंगे तो हमारा होगा 97। ये होगा लीप वर्ष। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। शताब्दी वर्षों की लीप वर्ष की संख्या निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं होमवर्क आप लोगों को। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमवर्क है, पहला है 400 वर्षों में, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? दूसरा है 600। 400 तो हमने बता दिया है, इसे 800 कर लेते हैं। और दूसरा है 600 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? और आशा ये करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। इसके बाद इसके आगे हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं अब। आशा करते हैं कि अब तक हमने जितना पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखेंगे विषम दिन निकालना। हमारा अगला टॉपिक तीसरा होगा विषम दिन निकालना। विषम दिन निकालना ये वो वाला विषम दिन नहीं है जो हम 2 से भाग देकर देखते हैं सम या विषम है। ये रीजनिंग का विषम दिन है। अब आगे समझ में आएगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा ऐसे दिन जिन्हें हम सप्ताह में बदलने के बाद जो शेष बच जाते हैं, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं वही विषम दिन होते हैं हमारे। तो इसे हम लिख देते हैं ऐसे दिन जिन्हें सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं।
विषम दिन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए दिन 15 है, 15 है, अगर 15 को हमें सप्ताह में बदलना है तो हम 7 से क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं तो इसे हम 7 से भाग देकर देख लेंगे। 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, ये जो 1 है ये बच गया, यही हमारा विषम दिन होगा, विषम दिन। मान लीजिए 20 है, 20 को हम 7 से भाग देखेंगे तो 7 दूनी 14, 6, यही हमारा जो है विषम दिन होगा। हम इस विषम दिन की बात कर रहे थे, ना कि वो सम संख्या की। तो इस पर जो सवाल बनता है वो हम देखेंगे आगे। तो इस पर क्वेश्चन बनता है हमारा विषम दिन पर। क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है, तो 465 दिन बाद कौन सा दिन होगा। विषम दिन पर हमारा ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, यदि आज सोमवार है तो 465 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सीधा सीधा हम 465 को 7 से भाग देकर देख लेंगे कि हमारा 465 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो 465, इसे जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 7 6 बार जाएगा 42, 42 4 46 45, फिर 7 6 42 3, यही हमारा विषम दिन है, ये विषम दिन है। तो क्या करना क्या है, यदि आज सोमवार है तो 465 दिन के बाद तो हमें करना क्या है, सोमवार में ही यही विषम दिन जोड़ देना है, ये विषम दिन। तो सोमवार प्लस 3, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार क्या हुआ, सोमवार बृहस्पतिवार आया। यदि आज सोमवार है तो 465 दिन बाद बृहस्पतिवार होगा, ये समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा टाइप जो है बनता है वो, ये पहला टाइप क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया होगा कि इजी भी है तो समझ में आना चाहिए, तो ये आ गया होगा। अगर नहीं भी तो हम एक बार और बता देंगे। यदि पहले हम विषम दिन निकालना जाने, विषम दिन निकाला कैसे जाता है, तो विषम दिन की परिभाषा होता है ऐसे दिन जिन्हें सप्ताह में बदलने के बाद, और सप्ताह में बदलेंगे कैसे हम, सप्ताह में बदलने का मतलब ये होता है कि हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 सप्ताह में 7 ही दिन होगा तो 7 से हम भाग देकर देख लेंगे। ऐसे दिन जिन्हें सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं उसे विषम दिन कहते हैं। तो 15 था, 15 को अगर हम सप्ताह में बदले तो एक शेष बच गया, तो वही विषम दिन हमारा हो गया। 20 था, 20 को सप्ताह में बदले तो 6 दिन हमारा विषम बच गया, तो वही विषम दिन हो गया। इस पर सवाल जो है, यदि आज सोमवार है तो 465 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये पहला टाइप है। तो 7 से 465 को सीधा सीधा हम 7 से भाग देंगे तो 3 बचता है, तो उसी 3 को जो शेष बचा है विषम दिन जो निकल के आया है हमारा, उसी विषम दिन को सोमवार में ऐड कर देंगे तो हमारा बृहस्पतिवार आ जाएगा। इसके बाद दूसरा टाइप है सवाल, यहाँ तो जगह नहीं है, ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये। यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले
सोमवार था। तो बताइए आने वाले दिन के आने वाले दिन के 4 दिन आने वाले के 4 दिन के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? विषम दिन पर इससे बड़ा सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि यही बहुत लेंदी हो गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो बीते हुए दिन को और एक आने वाले दिन को एक काउंट करेंगे। बीते हुए दिन को, चाहे वो बीता हुआ दिन हो, चाहे वो आने वाला दिन हो, इसे हम एक काउंट करेंगे। इसके बाद हम सवाल लगाते हैं। कह रहा है यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, इस टाइप का सवाल लगाने के लिए पहले हम आज को डिसाइड कर लेंगे कि आज है क्या। तो पहले हम आज को मानकर चलते हैं। मान लीजिए ये आज है। तो कह रहा है कि ये तो बीते हुए दिन के, और बीते हुए दिन को हमें एक काउंट करना है। तो बीते हुए दिन को, ये हो गया हमारा बीता हुआ दिन, ये हो गया बीता हुआ दिन, ये हो गया हमारा बीता हुआ दिन। बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, तो 3 दिन, 1 2 3 दिन पहले, 3 दिन पहले के 2 दिन पहले, 1 2 दिन पहले सोमवार था। मतलब ये वाला दिन हमारा सोमवार है। सोमवार था। तो बताइए आने वाले दिन, अब आने वाले, हमने बताया बीते हुए दिन को एक काउंट करना है, उसके बाद आने वाले दिन को एक काउंट करना है। तो आने वाले दिन, ये हो गया हमारा आने वाला दिन, ये आने वाला दिन, आने वाले दिन के 4 दिन के, आने वाले दिन के 1 2 3 4 दिन के 4 दिन, 1 2 3 4 दिन बाद कौन सा दिन, मतलब हमें ये वाला दिन पूछ रहा है। यही वो दिन है जिसे हमें निकालना है। तो पहले हम आज तो निकाल लेते हैं। ये आज है। अगर हमें बीते हुए दिन के बारे में पता चल गया तो इससे हम आज निकाल लेते हैं। तो बीते हुए दिन से हमें आज पर आने के लिए, अगर बीते वाला दिन सोमवार है तो आज आने के लिए हमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और ये रविवार, ये सोमवार है। तो आज क्या हो गया? आज सोमवार हो गया। आज हो गया सोमवार। उसके बाद फिर हमें कौन सा दिन होगा, चौथा दिन निकालना है। तो आज सोमवार हो गया, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मतलब उस दिन क्या होगा? मंगलवार। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन इस हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो सवाल कभी न कभी 1 2 पाई गायब हो जाएगी और सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो हम इस हिसाब से नहीं लगाएंगे। समझ में आना चाहिए, बट हम लगाएंगे नहीं समझ इस हिसाब से, हम दूसरे हिसाब से देखते हैं। तो हमने बताया था, अब हम दूसरा हिसाब से देखते हैं। हमने बताया था कि बीते हुए दिन को एक काउंट करना है और आने वाले दिन को एक काउंट करना है। उसके बाद जितना दिन बता रहा है उसे उतना ही दिन काउंट करना है। तो यहाँ बीते हुए दिन को हम 1 मान लिए। उसके बाद कह रहा है 3 दिन, इसे हम 3 दिन मान लेते हैं। के पहले 2 दिन, इसे भी हम 2 दिन मान लेते हैं। पहले सोमवार था, तो बताइए आने वाले को हम 1 मान लेते हैं। उसके बाद के 4 दिन, इसे 4 मान लेते हैं, इसे 4। कौन सा दिन होगा? तो सीधा क्या करना है, हमें सोमवार में सबको जोड़ देना है। तो सोमवार था, हुआ कितना? सोमवार प्लस 1 दिन प्लस 3 दिन प्लस 2 दिन, उसके बाद प्लस 1 दिन, फिर प्लस
4 दिन प्लस 4 दिन, यही हम जोड़ देंगे। तो 4 4 8, 2 10 11, 12 13 14 1 15। तो सोमवार प्लस 15। अब यहाँ से भी हम 15 आया है, यहाँ से हम क्या होगा कि हम विषम दिन निकाल लेते हैं। इसमें अगर हम विषम दिन को 7 से भाग देकर देखेंगे तो विषम दिन हमारा 1 ही आएगा, विषम दिन 1 आएगा। और इसी विषम दिन को उठाकर हम सोमवार में जोड़ देंगे। अच्छा, जोड़ेंगे कि क्योंकि पूछ रहा है कि बाद कौन सा दिन है, 4 दिन बाद कौन सा दिन है, तो इसलिए हम जोड़ देंगे। अगर पूछता पहले कौन सा दिन है तो हम घटा देंगे। तो सोमवार में 1 अगर हम जोड़ेंगे, 1 प्लस करेंगे तो ये होगा मंगलवार। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा आप लोगों को। पहले तो हम जिस हिसाब से रूल था, रूल के हिसाब से लगाए थे, उसके बाद हम ये ट्रिक मॉडल लगाए हैं, तो ये समझ में आया होगा। तो ये हो गया। पहले हमने क्या किया, बीते हुए दिन को 1 माना है और आने वाले दिन को भी 1 मान लिया है। उसके बाद जितना दिन लिखा था उतना लिख लिया हमने, उसके बाद सबको ऐड कर दिया। फिर हमने विषम दिन निकाल के जो दिन हमारा दिया था उसमें हमने जोड़ दिया, आ गया। इसके बाद हम आगे दूसरा सवाल लिखेंगे। ये समझ में आ गया। इसके बाद हम एक होमवर्क दे देते हैं, उसका भी जवाब आप कमेंट में दे देना। 2 सवाल पहले का था, एक हम इसके बाद भी दे देते हैं इस टाइप का। वो तो दूसरे टाइप का था, इस टाइप का भी एक सवाल हम होमवर्क में दे देते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना, आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लगाने के लिए से। एक हमारा होमवर्क होगा, विषम दिन से ही है। यदि आज बृहस्पतिवार माने गुरुवार, बृहस्पतिवार है तो 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आशा करते हैं कि आप 2 सवाल पहले का और एक तीसरा ये, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।